और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मोदी जी। पर व्हाट अबाउट हिम कि जिस पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए हों, उसे अपने पाले में बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या मोदी की गारंटी का मतलब यही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी यही है कि आपने घोटाला करना था, कर लिया, आप चुपचाप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाइए, हम कार्रवाई ना होने की गारंटी देते हैं। इन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। ये क्या बात करता है यार? बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। अरे मैं कतई नहीं मानूंगा कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में, कि इस राज्य को कार्य नहीं करने देते, उस राज्य को कार्य नहीं करने देते। मोदी जी ने आज तक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। व्यापम घोटाले हुए, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये रेडी वाले जो ठेला लगाते हैं, इनको आकर इस प्रकार से मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, ठेले तोड़ दिए जाते हैं, किसी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अयोग्य लड़के जाकर बीसीसीआई संभाल रहे हैं, क्या मोदी जी ने हस्तक्षेप किया? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी ने कभी हस्तक्षेप किया कि इस प्रकार से बैल बकरी की तरह भर के मत जाइए, हम तुम्हारे लिए दूसरी ट्रेन चला रहे हैं? नहीं, जा रहे हो तो जाओ। कभी भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं बच्चों के ऊपर, कभी हस्तक्षेप किया? बोले मन की बात में उन्होंने, और तुम आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने कोई हस्तक्षेप किया? कभी नहीं किया। बात तो सही है। इतना नहीं, दलालों को नहीं रोका उन्होंने कि तुम मंदिर मस्जिद मत करो, मुद्दे की बात दिखाओ। इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया। बोलने की स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता है, आने की स्वतंत्रता है। मैं कैसे मान लूं मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं? योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। अच्छा, किस वजह से? किस वजह से? क्या उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। एक काम बताओ। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी की प्रधानमंत्री ने किया था। अरे मैं योगी जी का योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी, बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही है। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं? वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कहीं नहीं। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आज इस देश में हम दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं एमएलए भी रहा। आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में एमएलए बनता हूँ या एक दिन के लिए भी एमपी बनता हूँ, तो मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है। मान लीजिए मैं 1 जनवरी को एमएलए बना और 2 जनवरी को मैंने इस्तीफा दे दिया या मुझे बर्खास्त कर दिया गया, तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4 साल बाद हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे। ना पेंशन, ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। बात तो सही है। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने टैक्स लगाया खाने पीने। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहाँ, उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेकुलर देश में जहाँ जहाँ हम अल्पसंख्यक हुए वहाँ हम सुरक्षित नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ जहाँ संख्या बल इनका कम है वहाँ ये सुरक्षित है। ये बात सच है कि नहीं? मैं नहीं मानता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज जब हमने आंकड़ों की मदद से इस सवाल का जवाब निकालने की तो पता चला कि असल में सांप्रदायिक दंगे देश के उन जिलों में ज्यादा होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे भी कम है। यानी जहां पर मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वहां ज्यादा दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर। मुसलमान की जब लड़ाई होती है, मुसलमान सबसे आगे खड़ा होता है।
है। भाईचारा रहेगा, हमारे साथ हिंदू भाई खड़े रहते हैं, हमारे साथ मुसलमान भाई खड़े रहते हैं। हम हिंदू भाई के हाथ, हम हिंदू भाई या मुसलमान भाई एक थाली में खाते हैं। हम हिंदू भाई मुसलमान भाई कभी नहीं लड़ेंगे, कोई भी कितना भी लड़ाए हमें कोई मतलब नहीं। हम मुसलमान भाई हिंदू भाई एक रहेंगे। अब मोदी योगी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम हिंदू भाई मुसलमान भाई एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। वहाँ अगर आप सड़क पे अमेरिका में गिर जाएंगे ना, तो आपको आपकी आंख खुलेगी तो आप हॉस्पिटल में होंगे और आपका इलाज हो रहा होगा और कोई आपसे पैसे की बात नहीं करेगा। यहाँ तो रील बनाने लगेंगे कि जिंदा है भी चलत है, चलत है ससुआ चलत है, जरा और मुंह में लगाओ, देखो चल रहा है। बहुत जल्द अखंड भारत वापस से मिल जाएगा। बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी। ठीक है, तो उससे मेरा क्या फायदा? अभी बदत है भाई। कि 47 में तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान बना। एक समुदाय 15% है हिंदुस्तान में और इनके हिसाब से नाक में दम कर रखा उसने। 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर वो तोड़ते ना यहाँ रखते ना, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता। वो 40 करोड़ है। तो कांग्रेस ने एक काम किया, अगर कोई मुसलमान हो तो माफी चाहता हूं उससे, उन्होंने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लो 47 के बाद। हैदराबाद का मुसलमान कुछ और बोलेगा, दिल्ली का मुसलमान कुछ और बोलेगा। 15% में हारे पड़े हैं। ये देखो जी, हमारे हिंदुओं को खतरा, हमारे इसको खतरा, हमारे उतरो। इस देश के आईएएस अधिकारी पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है। बिल्कुल नहीं करप्ट है। इस देश के सबसे अच्छे इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1000 2,000 रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो, हमको बेवकूफ बना दिए तुम, वो बेवकूफ। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। कहा कि इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लाइए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र का, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। मेरे दोस्त, इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना। अगर सच में पढ़ाई करके करोड़पति बनते हैं, तो हमारे सारे के सारे टीचर करोड़पति क्यों नहीं है? और अगर सच में कॉलेज जाकर रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार्स आती है, तो हमारे टीचर्स स्कूटर से क्यों आते हैं? क्यों कॉलेज में बिजनेस स्टडी पढ़ाने वाला प्रोफेसर बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? बचपन से हमसे एक झूठ बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर अमीर लोग पढ़े लिखे नहीं और सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग ही घूम रहे हैं। और मेरे दोस्त, ये कड़वा सच है कि अमीर बनने के लिए हमको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।